अब लूप्स की एप्लीकेशन को मास्टर करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे और रोड मैप में तुम्हें और क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो तुम्हें खुद से करने हैं ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर हो पाए। लेकिन अभी क्योंकि बिल्कुल इनिशियल फेज है, मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हम साथ में करें। उसमें से एक क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, और n कहाँ से मिलेगा वो हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो उसने बोला है कि 1 से n तक सम निकालना है और n यूजर से लेना है, तो क्यों ना सबसे पहला काम हम इनपुट लेने का कर ले, है ना। और इनपुट लेना तो बड़ा सिंपल सा है, वेरिएबल डिफाइन किया, सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वेरिएबल का नाम, इतना पार्ट हो गया इनपुट का। अब सम निकालने के लिए क्या करें? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया है। तो अब समझने की बात यह है कि अगर ये सम फिक्स होता, लेट्स से 1 to 5, तो हम एक वेरिएबल के आगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख देते। अगर ये 1 to 10 होता तो हम 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे ऐसे करके 10 तक के नंबर्स लिख देते और कंप्यूटर हमें उनको ऐड करके दे देता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी ये है कि जो यूजर से हमारे पास इनपुट आ रहा है n का, वो हमें पता नहीं है। वो बहुत सारे नंबर्स हो सकता है 1 से 100 तक चाहिए हो, 1 से 1000 तक चाहिए हो, 1 से 1 लाख तक चाहिए हो। तो क्या हम ऐसे बस नंबर्स को लिख के ऐड ही करते जाएंगे? नहीं, याद करो ये चीज लूप में भी हुई थी। जब हमें मल्टीपल सी आउट स्टेटमेंट्स प्रिंट करने थे, सेम ही स्टेटमेंट्स हमें n नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करने थे। तो क्या तुम्हें याद आ रहा है, जब हमें एक पर्टिकुलर नंबर से एक और नंबर तक का लूप चलाना होता है तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 1 से n तक का लूप चला सकते हैं, जिससे कि हमें एक एक करके सारे नंबर मिलते जाएं। कहाँ से? 1 से लेके n तक के। सर मिल तो जाएंगे, 1 से n तक हमने नंबर्स प्रिंट भी करवाए थे, लेकिन सर सम कैसे लेंगे? तो देखो, सम वाला पार्ट मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है। पहले तुम लूप लिख दो, तो फॉर इंट i = 1, i < n, जो कि हमने यूजर से इनपुट लिया है, i++। एक बार सी आउट करा के दिखा देता हूँ। अगर मैं इनपुट में 5 लेता हूँ तो आउटपुट आता है 1 2 3 4 5। अगर इनपुट में 10 लिखते हैं तो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाता है। सर ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं क्या? मुझे समझ में आ रहा है सर कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारे नंबर जो हम प्रिंट करवा रहे हैं उनको कहीं पे हम स्टोर कर सकते हैं क्या, ऐड करने के लिए? बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। हम एक काम कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल ले सकते हैं सम नाम का इंटीजर, जिसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे। तो अभी हमारे पास सम कितना है? 0। जैसे जैसे हम लूप में आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4, हम सारे नंबर जो हमें मिल रहे हैं आई वेरिएबल में, क्या हम उनको सम वेरिएबल में स्टोर करते जाएं? तो सी आउट कराने की बजाय अगर मैं ऐसा लिख दूं, सम = सम प्लस आई, तो सोचो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास सम वेरिएबल की वैल्यू है 0। जब हम आइटरेट कर रहे हैं 1 से n तक, तो सबसे पहले हमें i की वैल्यू क्या मिलेगी? 1, और हम सम में क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी तो हम सम में क्या कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे। तो पहले 1 था और अब 2 ऐड हो गया तो टोटल हो गया 3। फिर जब i की वैल्यू होगी 3 तो हम सम में ऑलरेडी 3 पड़ा था, उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगी वैल्यू 6। फिर 4 वैल्यू के लिए 6 + 4 10, फिर 5 हो जाएगा 15। तो क्या सम में हमारा आंसर पड़ा होगा? एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। 5 इनपुट के लिए हमने देखा था आंसर 15 आ रहा है, आंसर 15 सही है। तो ये कोड सर 1 से n तक के नंबर्स को सम करके प्रिंट कर देता है। बिल्कुल ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लूप यूज किया है एक एक करके सारी वैल्यूज पे जाने के लिए 1 से लेके n तक। करेक्ट। एक सर्टेन नंबर हमें पता था कि हमें 1 से लेके n तक जाना है, तो हमें जब भी नंबर्स पता होते हैं हम फॉर लूप यूज करते हैं। और इसी को जो हम हर एक स्टेप को जिसमें i चेंज होता जा रहा है, इसको हम आइट्रेशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम जब 1 से लेके n तक जा रहे हैं तो यहाँ पे n आइट्रेशंस हो रही हैं, n बार हम कुछ कुछ कर रहे हैं, है ना, n स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जो भी हम फॉर लूप के एक स्टेप में कर रहे हैं उसको हम एक आइट्रेशन बोल देते हैं। और यहाँ पे कितनी आइट्रेशन होंगी? जितनी बार लूप चलेगा। लूप कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। ठीक है, तो n आइट्रेशंस होंगी। n बार हमने क्या किया? सम की वैल्यू को अपडेट किया। और अपडेट करने के लिए हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सम प्लस इक्वल्स टू आई शॉर्टकट में, तो ये भी सेम ही आउटपुट देगा। तो पहले इनपुट ले लिया, एक वेरिएबल बना दिया जिसको 0 से इनिशियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर 0 से इनिशियलाइज नहीं करते तो C++ में गार्बेज वैल्यूज आ जाती है। हमें 1 से n तक का सम चाहिए, कोई भी गार्बेज वैल्यू हम नहीं आने दे सकते, है ना। इसलिए मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है और फिर 1 से n तक की आइट्रेशन में हर बार सम में ऐड कर दिया है। तो अगर दिमाग में ध्यान से सोचो तो हाँ, 1 पहले ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, और ये सब सम वेरिएबल में अपडेट होता गया। और सम अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो हमें करेक्ट आउटपुट दे देगा। सेम अगर मैं तुम्हें बोलूं मल्टीप्लिकेशन, 1 से n तक के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो क्या तुम बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दोगे?
है ना। वेरिएबल नेम को चाहो तो मल्टीप्लाई रख दो, नहीं तो सम भी चलेगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई रख देता हूँ। और अगर हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 से 5 तक के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहीं पे बहुत सारे लोगों को प्रोग्रामिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि वो ये चीज नहीं समझ पाते। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और फिर तुम बताना क्या प्रॉब्लम है। आंसर आया 0। कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर 0 क्यों आया। देखो हमने मल्टीप्लाई वाला वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है। 0 में तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर 0 प्रिंट हुआ है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारा मल्टीप्लाई वेरिएबल हर बार 0 ही रहे, तो हमें इसको ऐसे नंबर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो कि इस पूरे इक्वेशन को 0 ना बना दे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस अगर हम 1 रखें, तो सोचो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लिकेशन में ना तो कुछ ऐड करता है, ना सब्ट्रैक्ट करता है, ना कुछ चेंज करता है, तो क्यों ना हम मल्टीप्लाई को 1 से इनिशियलाइज कर दें। अब अगर 1 से n तक के नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करोगे और उसमें अगर मल्टीप्लाई 1 भी हो जाएगा लास्ट में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम आंसर आएगा। इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर इस प्रोग्राम को अब मैं रन करूंगा तो देखो सक्सेसफुली रन हो जाएगा और 120 आ गया, जो कि करेक्ट है। इसी को 1 से n तक के मल्टीप्लिकेशन को हम फैक्टोरियल भी बोलते हैं। तो ये देखो तुमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख दिया। अब देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैं लूप्स तो लिख लेता हूँ, लेकिन मैंने बहुत जगह लूप के अंदर लूप भी देखा है। यानी कि सर कुछ ऐसा, पहले सर i इक्वल्स टू 1 से n तक और फिर दूसरा लूप उसी के अंदर j इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। सर इसका मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। जब तुम्हें ऐसा कोई लूप मिले और तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि ये लूप क्या कर रहा है, सबसे पहली चीज जो करनी है वो प्रिंट करवा के देख लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने सी आउट करवा दिया है i इक्वल्स टू i की वैल्यू और फिर कॉमा j इक्वल्स टू j की वैल्यू। ठीक है, अगर इसको रन करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि ये लूप क्या कर रहे हैं। अभी इनपुट में मैंने 5 दे रखा है, तो ये लूप 1 से 5 तक चलेगा और ये वाला लूप भी 1 से 5 तक चलेगा। आओ आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 1, फिर i की वैल्यू 1, j की 2, i की वैल्यू 1, j की 3, i की 1, j की 4, i की 1, j की 5। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 से बढ़ गई, j की वैल्यू वापस 1 पे आ गई, फिर i2, j2, i2, j3। सर मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। सर सबसे पहले इस लूप में i की वैल्यू रही होगी 1 और हम जब अंदर आए तो एक और फॉर लूप देखा जिसमें नया वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ j, फिर से 1 से, और हम जब इसके अंदर आए तो यहाँ पे सर मुझे समझ आ रहा है i की वैल्यू रही होगी 1 और j की वैल्यू रही होगी 1, तो हमने ये चीज प्रिंट कर दी। जैसे ही हमने प्रिंट की, सर ये जो लूप है जो सबसे अंदर लगा हुआ था सी आउट से जस्ट ऊपर, इसकी वैल्यू पहले अपडेट हुई होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा लूप पहले रन होगा, उसके बाद ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वापस इस लूप की सेकेंड आइटरेशन पे जाएगा। तो देखो i1 j1 प्रिंट हुआ, उसके बाद j प्लस प्लस हो गया, यानी j की वैल्यू क्या हो गई 2। जैसे ही यहाँ से j की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन चेक हुई होगी, कंडीशन चेक होते ही क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, करेक्ट है। फॉर लूप के अंदर का कंटेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि एक और बार हमने प्रिंट कर दिया क्या, i1 j2, फिर j की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हो गई, ट्रू है, प्रिंट हो गया j इक्वल्स टू 3 पे, फिर से j अपडेट हो गया, j की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन ट्रू थी, प्रिंट हो गया, j की वैल्यू अपडेट होके 5 हो गई, कंडीशन ट्रू थी, प्रिंट हो गया, j की वैल्यू अपडेट हो गई 6 हो गई। अब जब j की वैल्यू 6 हो गई तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गई, ये वाला लूप ब्रेक हो गया, खत्म हो गया। जैसे ही ये लूप खत्म हुआ, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसके बाद आ गया, इसके बाद आ गया, यानी कि इस फॉर लूप पे वापस आ गया। इस फॉर लूप के अंदर जो भी था वो रन हो चुका है। जैसे ही वो रन हो चुका है, क्या इस फॉर लूप के लिए i की वैल्यू अभी सिर्फ 1 थी, तभी तो इस पूरे लूप में j जितनी बार भी अपडेट हुआ i की वैल्यू कभी चेंज नहीं हुई। जब ये पूरा लूप खत्म हो गया, यहां तक की वैल्यूज प्रिंट करने के बाद, आउटपुट में देखो यहां तक की वैल्यूज खत्म करने के बाद i की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई, i इक्वल्स टू 2। जैसे ही 2 हुआ, फिर से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से क्या हम फॉर लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको रन कर देंगे। और फॉर लूप के अंदर तो एक और फॉर लूप लिखा हुआ है, तो क्या सर इसको फिर से रन करेंगे? बिल्कुल फिर से रन होगा, और इस बार i इक्वल्स टू 1 के साथ नहीं 2 के साथ रन होगा। तो इनिशियल वैल्यू i की तो 2 है और j कहां से स्टार्ट होगा, वापस 1 से। तो सोचो क्या ये मेक सेंस कर रहा है? अब i इक्वल्स टू j1, i2 j2, i2 j3, i2 j4, i2 j5, यहां तक पूरा दोबारा से लूप रन हुआ। और जब j की वैल्यू 6 हो गई तो ये लूप खत्म हो गया। जैसे ही लूप खत्म हुआ, हम वापस से फॉर लूप के इस वाली अपडेशन कंडीशन पे आ गए और i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 3। कंडीशन ट्रू है, फिर से फॉर लूप रन करेंगे तो देखो ये 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी और लूप खत्म होता है i की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर 4 के लिए फिर से हम 5 वैल्यूज प्रिंट करेंगे, जहां पे i इक्वल्स टू 4, j इक्वल्स टू एक बार 1 2 3 4 5। जैसे ये लूप खत्म होगा, हम i की वैल्यू बढ़ा देंगे, i की वैल्यू की 5, फिर से i 5 के साथ सारे j प्रिंट हो जाएंगे और लास्ट में i की वैल्यू हो जाएगी 6। और जब i की वैल्यू 6 होगी
तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, और एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर का कंटेंट रन नहीं होगा, यानी कि हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट अगर कुछ लिखा होगा तो रन हो जाएगा, अदरवाइज प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो देखो नेस्टेड लूप बस ऐसे ही काम करते हैं। जो भी अपर वाला लूप है उसकी एक आइट्रेशन पहले रन होगी पूरे इनर लूप के लिए। इनर जे वाला जो लूप है वो पूरा कंप्लीट होगा, तब जाके एक आइट्रेशन ऑफ अपर लूप कंप्लीट होगी। इसी को हम लूप के अंदर लूप को नेस्टेड लूप्स बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर तुम दिमाग लगाओ तो आइट्रेशन कितनी हुई है तुम समझ रहे हो, स्टेटमेंट कितने प्रिंट हुए हैं। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट एक बार प्रिंट किया है। अब ये स्टेटमेंट क्या सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ है? नहीं सर, ये लूप में लगा हुआ था और लूप 1 से 5 तक चला, तो सर 5 बार प्रिंट हुआ होगा ये स्टेटमेंट। पर सर ये पूरा भी अपने आप में एक लूप में था जो कि फिर से 5 बार चला, तो सर टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो प्रिंट हुए वो 25 थे सर। इसी को एक एग्जांपल से भी समझते हैं। लेट्स से मैंने कुछ सी आउट करा हाय, अब अगर मैं इसको एक लूप में चलाऊंगा जो कि 1 से 5 तक का है, तो क्या ये 5 बार प्रिंट होगा? और अगर एक लूप हाय 5 बार प्रिंट करता है तो उस लूप के बाहर में अगर एक और लूप लगा दूंगा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 5 बार तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये 5 बार जो प्रिंट हो रहा है इसको मैंने एक लूप में डाल दिया जो अपने आप में 5 बार हो रहा है। तो लूप के अंदर जो भी लिखा है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जितनी बार लूप चल रहा है। तो लूप अगर 5 बार चल रहा है तो ये सारा कंटेंट 5 बार प्रिंट होगा। अगर ये एक बार प्रिंट होता है तो 5 हाई आते हैं, अगर ये 5 बार प्रिंट होगा तो कितने हाई आएंगे? 10 मत बोलना बेटा, 10 मत बोलना, क्योंकि मैं रन कर रहा हूँ। देखो 25 टाइम्स हाई प्रिंट हुआ है। अब यार ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। अगर तुम एक बार बाहर जाते हो तो तुम 5 लड़कियों को हाई बोलते हो। अगर तुम 5 बार बाहर जाओगे तो कितनी लड़कियों को हाई बोलोगे, है ना। कैलकुलेट करो 25। और इसी को तो हमने लूप में लिखा था। अगर ये 5 बार काम करना है तो ये 5 क्यों प्रिंट स्टेटमेंट यूज करें? एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करो और उसी को एक लूप में डाल दो। फिर से हम आई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आई वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर रीडिक्लेयर कर देंगे तो फिर ऊपर वाले आई को कैसे रेफरेंस करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे जे वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का नेम तो तुम कुछ भी रख सकते हो। तो ये भी सेम ही आउटपुट देगा, 25 टाइम्स हाई प्रिंट हो जाएगा। अब समझ आया कि नेस्टेड लूप्स यानी कि लूप के अंदर लूप्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना कि अगर ये 5 बार लूप रन हो रहा है और उसके अंदर वाला लूप भी 5 बार रन हो रहा है तो टोटल स्टेटमेंट्स 10 होंगे। नहीं, 10 नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होगा 5 × 5 यानी कि 25। अब क्योंकि हमने नेस्टेड लूप्स पढ़ लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चीज प्रिंट करवा के दिखा दो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें n लाइन्स प्रिंट करनी है ऐसी, जहाँ पे क्या हो रहा है, पहली लाइन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, दूसरी लाइन में 1 स्पेस 2, तीसरी लाइन में 1 स्पेस 2 स्पेस 3, फोर्थ में 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 और फिफ्थ में 5 एलिमेंट्स है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5। अगर n जो कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर अगर 6 लाइंस मांगता तो हमें प्रिंट करना होता 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6। अगर n 6 होता तो ये पूरा प्रिंट करना पड़ता, n 7 होता तो यहाँ से अगली लाइन भी प्रिंट करनी पड़ती 7 तक। अगर n 3 होता तो सिर्फ हमें 1 1 2 1 2 3 ये 3 लाइंस प्रिंट करनी होती। तो क्या तुम समझ गए हो कि हमें यूजर से इनपुट क्या लेना है और कितनी लाइंस प्रिंट करनी है? तो साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यूजर इनपुट ले लेते हैं ताकि वो टेंशन खत्म हो जाए। वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे n। अब यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूँ, मैं हमेशा एक चीज फॉलो करता हूँ कि जहां पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके आगे ही मैं टैब लगा के cin से इनपुट ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो लेकिन इनपुट लेना भूल जाते हो। अगर आप इनपुट लेना भूल गए तो प्रोग्राम रन करेगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जहां वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ अगर मुझे इनपुट लेना होता है मैं उसके आगे ही cin से इनपुट भी ले लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। बाद में गलतियां पकड़ने में भी आसानी रहती है। तो यहाँ पे हम क्या सर ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने क्या बताया था, स्पेसेस और न्यू लाइंस ऑप्शनल होती हैं। तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सेमीकोलन जैसे ही मैंने लगाया, एक स्टेटमेंट मेरा एंड हो गया, n वेरिएबल क्रिएट हो गया और दूसरी लाइन लिख के मैंने फिर से जब स्टेटमेंट एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाया तो मेरा इनपुट भी आ गया। तो इनपुट हमने ले लिया यूजर से, अब बस हमें प्रिंट करना है। तो अगर हमें पता नहीं है कि कितनी लाइंस प्रिंट करनी है, वो हमें यूजर से लेनी है, तो हमें पता है कि यहाँ पे लूप तो यूज होगा ही होगा। तो हम एक बार पहले ये फिक्स कर लेते हैं कि हमें कितनी लाइनें प्रिंट करनी है, तो उसके लिए एक लूप लगा देते हैं। तो ये लूप n टाइम्स चलेगा। अब मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ये जब n टाइम्स चलेगा तो n लाइंस प्रिंट होनी चाहिए। अब देखो हर लाइन में क्या प्रिंट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइन का नंबर है, जैसे अगर फर्स्ट लाइन है
तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट करना है जो कि है 1। सेकंड लाइन है तो 1 और 2 दो एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। थर्ड लाइन है तो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द लाइन उतने नंबर्स प्रिंट करने 1 से लेके। अब 1 से लेके n तक अभी जस्ट हमने एक लूप लगाया था कि 1 से n नंबर्स तक प्रिंट करने, तो कैसे होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, तो एक लूप लगा देंगे 1 से जितने तक भी काउंटिंग प्रिंट करनी है उतने तक का, और वो प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जिस नंबर की लाइन है उतने नंबर्स प्रिंट करने, तो कैसे करेंगे? फॉर इंट आई, क्योंकि हमने दूसरे लूप में यूज कर लिया है, इस बार j यूज कर लेंगे। 1 से लेके कहाँ तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं? अगर सेकंड लाइन है तो 2 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, थर्ड लाइन है तो 3 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, फोर्थ लाइन है तो 4 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। लाइन कौन सी है ये पता कैसे लगेगा? देखो I1 है तो फर्स्ट लाइन है, I2 है तो सेकंड लाइन है, I3 है तो थर्ड लाइन है। तो हर बार I चेंज होता जाएगा जैसे जैसे लाइन हम बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं I तक कर देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ। लेकिन सर प्रिंट करना क्या है? I वाला लूप हमने लगाया है लाइन्स के लिए, और हर एक लाइन में क्या प्रिंट करना है उसके लिए हमने j वाला लूप लगाया है। तो क्या यहाँ पे सी आउट हमें j करना पड़ेगा? और क्योंकि हम हर नंबर के बाद एक स्पेस देना चाहते हैं इसलिए j के बाद स्पेस, और हर लाइन के बाद हम एक नई लाइन प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर एक बार j की वैल्यू 1 से लेके लाइन नंबर तक प्रिंट हो गई है तो हम चाहते हैं कि उस पूरी लाइन जो प्रिंट हो चुकी है उसके बाद हम एक नई लाइन भी ऐड कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट लाइन का कंटेंट है वो खिचड़ी ना बन जाए, सेम लाइन में ना आ जाए, नई लाइन में ही आए। इसलिए यहाँ पे मैं एक एंडल भी लगा दूंगा। अब देखो इसको रन करते हैं और फिर तुम्हें समझाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो देखो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ गया है। अगर मैं इनपुट में 7 देता हूँ तो यहाँ पे देखो 7 वाला पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो गया है। तो क्या ये डायनेमिक है? जो भी हम इनपुट देंगे उस हिसाब से हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब एक बार वेरीफाई कर लो कि ये काम कैसे कर रहा है। इनपुट हमने ले लिया है, एक जो लूप आई वाला है वो लाइन्स के लिए चल रहा है। तो पहली बार फर्स्ट लाइन के लिए हम क्या प्रिंट करेंगे? फर्स्ट लाइन के लिए लूप में आएंगे, j की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंट कर देंगे क्या? 1। तो देखो 1 प्रिंट हो गया। अब ये वाले लूप की पहली आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है कि j इक्वल्स टू 1 हो चुका है, j प्लस प्लस हो जाएगा, j की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, फॉल्स हो गया कंडीशन। ये वाला लूप खत्म हो गया। जैसे ये वाला लूप खत्म हो गया हमने एक नई लाइन जोड़ दी, हमने 1 प्रिंट कर दिया और हम नई लाइन पे आ गए। नई लाइन पे आए तो ये वाला फॉर लूप का फर्स्ट आइट्रेशन खत्म हो गई है। सेकेंड आइट्रेशन में i की वैल्यू बढ़ जाएगी, i की वैल्यू हो गई 2, i2 है। इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे, j की वैल्यू क्या है? 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू है तो क्या j की वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो 1 प्रिंट हो गया और स्पेस भी प्रिंट हो गया। फिर j की वैल्यू बढ़ा देंगे 2, तो क्या 2 लेस देन 2 है? बिल्कुल सही है, तो 2 भी प्रिंट कर देंगे। तो ये देखो 1 और 2 हमने प्रिंट कर दिया इस लूप से जब i की वैल्यू 2 थी। और जैसे ये लूप खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि जब भी j की वैल्यू प्लस प्लस होगी 3 हो जाएगी, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2, गलत है। लूप एंड हो जाएगा, हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 के बाद हम फिर से न्यू लाइन पे आ गए। i की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी। 3 के लिए हम क्या करेंगे? वापस से इस लूप में चलेंगे, यानी कि 3 लाइन है तो 3 नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, 1 2 और 3। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे न्यू लाइन पे आ जाएंगे, i की वैल्यू अपडेट होकर 4 हो जाएगी। 4 के लिए 4 प्रिंट कर देंगे इस लूप को यूज करके, न्यू लाइन पे आ जाएंगे, i की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। i की वैल्यू 5 के लिए हम 1 से 5 तक के नंबर्स प्रिंट कर देंगे, न्यू लाइन। और अगर हमारे n की वैल्यू सिर्फ 5 ही थी तो जब ये i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम रुक जाएंगे। अब देखो एक लास्ट चीज देख लेते हैं। अगर मुझे करके स्टार पैटर्न प्रिंट करना होता जो कि कुछ ऐसा दिखता है तो क्या हम कर सकते थे? अब तो देखो तुम कितने माहिर हो गए, अब तो ये खुद से ही कर लोगे तुम, है ना? क्योंकि अभी जस्ट हमने नंबर्स वाला प्रिंट किया। हर लाइन में कितने स्टार प्रिंट कराने हैं? जितनी लाइन का नंबर है। तो यार हमने यही चीज सेम काम अभी तो किया था, बस जहां पे हम j प्रिंट कर रहे हैं वहां पे हम क्या कर सकते हैं? स्टार प्रिंट कर देंगे। और अगर प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। अब ऐसे और पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हें आगे मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उनको बहुत अच्छे से करो, क्योंकि इनिशियल डेज में ये समझना कि नेस्टेड लूप्स कैसे काम करते हैं, कोई भी चीज कैसे प्रिंट करवानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने ये सीख लिया तो आगे आने वाले क्वेश्चंस तुम इजीली कर पाओगे। और प्लीज चीटिंग मत करना, ये तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत नेसेसरी स्टेप है। कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आगे परेशान होते रहोगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट क्लास में।